तो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम योगेश केमनी यानी कि आपका मैक्सवेल सर, और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनडीए सिलेबस। तो दोस्तों, एनडीए सिलेबस किसका होने वाला है? आज फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की हम बात करेंगे, और ये हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं डायरेक्ट ये वाला सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ क्या करेंगे दोस्तों, उसको हिंदी में भी समझेंगे क्योंकि हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस एनडीए सिलेबस इन हिंदी ऑल्सो, हिंदी में भी जानेंगे। तो दोस्तों, किसका सिलेबस है? ये फिजिक्स का है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर हल्का सा नॉलेज देना चाहता हूं कि आपको पता है भाई कि हम लोगों के पास जो एनडीए में सेकंड एग्जाम होता है दैट इज गैट। गैट का पेपर होता है, और गैट के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। गैट के एग्जाम में 150 क्वेश्चन होता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि 600 मार्क्स का ये कंप्लीट एक पेपर होता है एनडीए मैथ्स के अलावा, जो गैट होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जिसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं साइंस सेक्शन से यानी कि साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, अगर मैं विज्ञान वाला पार्ट उठाऊं। और उसमें दोस्तों हमारे पास पी, सी और बी हमारे पास है, क्योंकि एम का पेपर तो अलग ही होता है, मैथ्स का पेपर तो आपको पता ही है वो अलग होता है, ठीक है। तो फिजिक्स के दोस्तों लगभग इसमें 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, केमिस्ट्री के 15 और बायोलॉजी के 10। तो अराउंड, मतलब मैंने एक एवरेज लेके चला है, 23 से 25 फिजिक्स होता है, ऐसी 15 से 17 केमिस्ट्री हो जाता है, और ऐसी 10 से 12 अपन के पास बायोलॉजी भी हो जाती है, लेकिन ये ऑन एन एवरेज है, ठीक है। तो इसके पास मान के चलो हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं, किसके? साइंस के। और 50 क्वेश्चन गुना 4 कर लो दोस्तों, तो यानी कि 200 नंबर हमारे साइंस के ही हैं, पूरे विज्ञान के हैं, जो हमने बहुत ही कम और बहुत ही आसानी और बहुत ही हल्की सी मेहनत पे अपन को मिल जाते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं इन फिजिक्स के इस पार्ट की कि 25 जो ये नंबर है या ये 25 क्वेश्चन है, ये अपन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो यही सिलेबस आपको फॉलो करना है, आपको इधर उधर कुछ नहीं भटकना, जो जो टॉपिक यहां पे दे रखे हैं उन्हीं को फॉलो करें, एंड डेफिनेटली दोस्तों इसी पे आपका काम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का सिलेबस क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे गौर करके देखेंगे तो सबसे पहले हमें दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्थाएं। तो हमें सबसे पहले ये दे रखा है, यानी कि वही सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस के बारे में दे रखा है, तरल के बारे में पूछा और गैस के बारे में पूछा है कि इनकी चौथी स्टेट कौन सी होती है, 5वीं कौन सी होती है, प्लाज्मा कौन सी स्टेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन लोग यहां पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर एंड बैरोमीटर। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो यहां पे द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। दोस्तों एक चीज नोट कर लेना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहीं मिले ना मिले तो इसके लिए एक वर्ड और होता है, रिलेटिव डेंसिटी, ये जरूर मिल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, यानी कि सापेक्ष घनत्व भी कहते हैं। तो अगर आपसे टॉपिक आप कहीं पढ़ रहे हो और आपको यहां पर दिखे सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, तो डेफिनेटली आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ही दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको पता है। दबाव और बैरोमीटर के बारे में बात करेंगे कि प्रेशर कैसे वेरी होता है जब हम ऊंचाई में जाते हैं, जब हम पानी के अंदर चले जाएंगे। बैरोमीटर की रीडिंग हमें क्या बताएगी, बैरोमीटर है क्या, किसने खोजा, ये सारी की सारी चीजें हमने इसके अंदर देखनी होती है। नेक्स्ट होता है दोस्तों मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन है यहाँ पे वस्तु की गति, तो वस्तु की गति कितने प्रकार हो सकती है भाई? 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़ते हैं, एक 1D में पढ़ते हैं, एक 2D में पढ़ते हैं, हम दोनों प्रकार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने मोशन के अंदर सब पढ़ना है, विस्थापन भी पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, डिस्टेंस के बारे में जानना है, एवरेज स्पीड के बारे में जानना है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानना है। यानी कि हम लोग यहाँ पर औसत वेग के बारे में जानेंगे, औसत गति के बारे में जानेंगे, औसत चाल के बारे में जानेंगे, त्वरण के बारे में जानेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। तो मोशन बेसिकली दोनों प्रकार का अपन ने पढ़ना है। सर्कुलर मोशन भी इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मोशन जो होता है वो हर तरीके से देखा जाएगा। तो दोस्तों इस मोशन के अंदर सिर्फ मोशन मत समझना कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, आपने इसके अंदर भाई वर्टिकल मोशन भी पढ़ना है कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे आई तो क्या हुआ। आपने 2D मोशन भी पढ़ना है, अगर किसी पत्थर को यूं फेंक दिया तो वो आगे भी जा रहा है, ऊपर से नीचे भी गिर रहा है, यानी कि 2D मोशन भी हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी, इसके अंदर 2D मोशन भी आएगा, जिसमें प्रोजेक्टाइल के ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप्य गति आपको यहां पर इतनी ध्यान नहीं देनी, लेकिन मोशन अगर आया है तो मोशन में आपने मोशन इन 1D, मोशन इन 2D में सर्कुलर मोशन जरूर पढ़ना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जिनको हम सरल आवर्त गति भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर दिया।
नेक्स्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो मैंने आपको बता दिया, वेग और त्वरण के बारे में आपने जानना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम, आपको पता है 3 नियम है, उसके अलावा ग्रेविटेशन भी इसके अंदर आएगा, तो ग्रेविटेशन इन्होंने अलग से दिया है पर ध्यान में रखना है। न्यूटन के गति के नियम, फोर्स एंड मोमेंटम, बल और संवेग के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम फोर्स यानी कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। अब हमें पता है ना ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, तो उससे भी यहां पर क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि वेक्टर से भी यहां पर क्वेश्चन आते हैं। तो देखो वेक्टर्स नहीं दिया है, अदिश और सदिश नहीं दिया है, पर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, यानी कि निकायों की स्थिरता और संतुलन, कि अगर किसी वस्तु पर इधर से भी फोर्स लगाया गया, इधर से भी फोर्स लगाया गया, तो ये वस्तु किधर की तरफ मूव करेगी, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाओ तो वस्तु किधर मूव करेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम के बारे में जानना है, संतुलन के बारे में जानना है, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में जानना है, यानी कि स्थिर और गतिज दोनों तरीके के संतुलन के बारे में अपन लोगों को जानना है। ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, पर यह जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो ग्रेविटेशन आपको दिया है, गुरुत्व आकर्षण आपको यहां पर दे रखा है, एंड इसके बाद है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा के छोटे छोटे और भौतिक से इसके अपने पास जो मूलभूत आइडियाज होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कि कार्य की इकाई क्या होती है। जैसे पूछ लिया था 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, अर्ग किसकी इकाई है। ठीक है, शक्ति, हॉर्स पावर के अंदर कितने वॉट होते हैं, 1 HP के अंदर 746 यानी कि 746 वॉट, ऐसे क्वेश्चन। एनर्जी पे क्वेश्चन आ जाएगा। कई बार दोस्तों यहाँ पर कोलिजन पे क्वेश्चन आ जाता है, कोलिजन यहाँ पे दिया नहीं होगा पर याद रखेंगे कोलिजन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब प्रत्यास्थ टक्कर होती है, संघटन होते हैं, या फिर आप कह सकते हो इलास्टिक कोलिजन होता है, तो क्या कंजर्व रहता है हमेशा, जैसे कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, संवेग कंजर्व रहता है, पर इसी तरीके से अपन लोग बात करते हैं। तो ये हमारे पास था थोड़ा सा पार्ट। इसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें दे रखा है दोस्तों, देखो इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के बारे में हमें दे रखा है। ठीक है, यानी कि ऊष्मा का प्रभाव। अब आपको पता है अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो, ऊष्मा मतलब गर्म करना ना, तो भैया वो फैलती है, एक्सपेंड होती है, तो उसका प्रसार कैसे होता है, लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। एरियल यानी कि एरिया में, सरफेस है ना, सरफेस एक्सपेंशन कैसे होता है, जिसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल में प्रसार कैसा होता है। ठीक है, और अगर आप उसी चीज को हीट करोगे तो आयतन प्रसार यानी कि वॉल्यूमेट्रिक वो कैसे होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है, इस तरीके की चीजें यहां पर पूछी जाती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, कि हीट को कैसे मेजर करोगे, तो कैलोरीमीटर से करोगे, तो कैलोरीमीट्री है क्या, वहां पर वो जानना है। मेजरमेंट मतलब मापन है ना, तो तापमान का मापन करना है, ऊष्मा का मापन करना है, यानी कि टेम्परेचर रिलेटेड चीजें पढ़नी है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको पता है उसमें टेम्परेचर बहुत कन्वर्ट करने को आता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, र्यूमर्स स्केल दे देता है, कुछ ना कुछ आपको थर्मोमीटर से रिलेटेड भी यहां पर पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहां पर हमें दे रखा है चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, यानी कि जब एक मतलब देखो दोस्तों सीधी सीधी बात, पानी को गर्म करते हैं, तो जब पानी आपने कटोरे में लेके आए है ना, जब आप एक पानी को कटोरे में लेके आए फॉर एन एग्जांपल वो 15 डिग्री सेल्सियस में या 14 डिग्री सेल्सियस में, नलका खोला, कटोरे में पानी भर के लिया, अब इसको गर्म करना शुरू किया, तो जब आप इसको धीरे धीरे गर्म करोगे तो देखो 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, टेम्परेचर यानी कि बढ़ता जाएगा, लेकिन पानी तो अभी पानी ही है, पानी भाप तो नहीं बना। यानी कि दोस्तों यहां पर आएगा स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट, यानी कि कौन सी, अगर मैं बात करूं तो विशिष्ट ऊष्मा। और जब पानी भाप बन जाएगा यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी कि अब पानी का रूपांतरण हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, पानी अब गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको जाननी है कि बर्फ जब पड़ती है तो पड़ने के टाइम ठंडा नहीं लगता, लेकिन जब बर्फ पिघल रही होती है तब ज्यादा ठंडा क्यों लग रहा होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट यहीं से आएंगे, है ना। जैसे कि आप लोग ये देखोगे कि किसान जो है खेत में पानी से, जब चावल उगा रहे होते हैं या सर्दियों में होता है तो उसको खेत को पानी से क्यों भर देते हैं, कैपिलरी जिसको हम कोशिक तत्व कहते हैं, इसके कारण। तो वो यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसका हीट से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि भैया ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कैसे चलती है, यानी कि ऊष्मा का संचलन हम इसको कह सकते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम चालन, संवहन और दोस्तों विकिरण कहते हैं। तो ये 3 तरीके की चीजें अपन लोगों को यहाँ पे जाननी है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इनमें नहीं जा रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स अपन को देखने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टी, ध्वनि तरंग उनके गुण, कि भाई ध्वनि तरंगे होती क्या हैं। जब ध्वनि तरंगों में किसी चीज का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो ध्वनि तरंगे तेज हो जाती हैं या हल्की हो जाती है। स्पीड बेसिकली प्रेशर पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थ कैसा हमारे पास
मटेरियल है, उस पर भी डिपेंड करती है। अब आपने बचपन में एक चीज तो पढ़ी होगी कि साउंड जो है वो ट्रैवल करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि साउंड को मीडियम चाहिए, वैक्यूम नहीं चाहिए, ये हमें पता है ना। एक बहुत ही छोटा एक्सपेरिमेंट हुआ था, बेलजार एक्सपेरिमेंट, उससे हमें पता लगता है। लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो माध्यम है उस माध्यम की भी तो कुछ एबिलिटी होगी, कुछ कैपेबिलिटी होगी कि हाँ यार मैं इसको ज्यादा करता हूं। फॉर एग्जांपल दो सॉलिड दे दूं, लकड़ी दे दूं और फिर मान लो एक लोहा दे दूं, तो इन दोनों में भी तो साउंड है, तो दोनों सॉलिड अलग अलग तरीके से ट्रैवल करेगा। तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसकी स्पीड है, वो अपन लोगों को यहाँ पे जानना है, किस तरीके से वो डिपेंडेंसी दिखाता है। सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि सरल संगीत वाद्य यंत्र की फ्लूट है, तो उसमें जो बेसिकली होल होते हैं, छेद होते हैं, तो कितने इसमें वाइब्रेशंस बनती है, गिटार में वाइब्रेशंस कैसे बनती है, ये सारी छोटी छोटी चीजें, यानी कि हमें यहाँ पर कंपन वंपन भी जानना है। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में आपको पढ़ना है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है तो क्या बनती है, शेडो बनती है, यानी कि परछाई बनती है। तो अंबरा कौन सा रीजन होता है, पिनम्बरा कौन सा रीजन होता है। अम्बरा रीजन आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, जब आप सोलर इक्लिप्स यानी कि जब आप सूर्य ग्रहण और ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि जब आप चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं, तब भी वहां पर शेडो यानी कि परछाई बनती है, तो वो इसी के कारण बनती है, प्रकाश के सीधे प्रसार से। तो ये आपको जानना है। नेक्स्ट है दोस्तों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है ना, रिफ्रैक्शन से और रिफ्लेक्शन से। इस बार क्या हर बार इस पे क्वेश्चन आता है, कभी न्यूमेरिकल आ जाएगा, कभी एक नॉर्मल रे डायग्राम को कंप्लीट करने को बोल देगा, यानी कि एक रे डायग्राम दे देगा, बोलेगा बताओ भैया प्रतिबिंब कहां बना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये पता होना चाहिए। और ये काफी अच्छा और बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है, हमारे 10th में भी अपन लोग इसे पढ़ते हैं और 12th में भी हम इसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेरिकल मिरर एंड लेंस, यानी कि हम पढ़ेंगे गोलाकार दर्पण और लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सब हमने पढ़ना है। यानी कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अपन लोग इसके बारे में जानेंगे कि कहां पर वस्तु को रखे, कहां इसका प्रतिबिंब बनता है, भाई बनता है तो कैसे बनता है, भाई अगर ये है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, इसके बारे में हमें यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें देखनी। नेक्स्ट आता है दोस्तों ह्यूमन आई। ये बहुत अच्छे से आप जानते हो, मानव नेत्र, हालांकि ये एक बायोलॉजी का टॉपिक भी है, बट हम लोग इसे क्लास 10th एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो ह्यूमन ईयर भी नेत्र पढ़े दोस्तों। साथ साथ में इसके साथ एक चीज और पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन एयर, मानव का कान। कान पढ़ना भी आवश्यक है, कान से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं यहां पर एक एड ऑन बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना। ह्यूमन एयर यानी कि मानव का कान, कान जरूर पढ़ना, ठीक है, कान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या दे रखा है दोस्तों, तो दोस्तों हमें दे रखा है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि हमें चुंबक के बारे में दे रखा है, प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक। कि स्टील को ही भैया आप परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्यों यूज करते हो, आयरन को आप टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए क्यों यूज करते हो, होता क्या है मैग्नेट, इसके बारे में जानना है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, वही कि क्या क्या गुण होते हैं चुंबक के, वो हमें देखने हैं। फिर हमारा अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी चुंबक की तरह कार्य करती है, तो एक पृथ्वी का चुंबक के रूप में देखना है। नेक्स्ट हमें दे रखा है स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब आवेश रुका हुआ हो स्थैतिक वैद्युत, और जब आवेश भाग रहा हो तो करंट वैद्युत। तब दोस्तों ये इतना तो है नहीं कि सिर्फ करंट पढ़ना, अब करंट के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी है भैया आपको इसके अंदर बेसिकली क्या देखना है, करंट देखोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखोगे, है ना, अनुगमन वेग बोलते हैं जिसको हम, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने वाले हैं। कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, चालक और कुचालक या गैर चालक, कि किसके अंदर बिजली दौड़ती है, किसके अंदर बिजली नहीं दौड़ती या करंट नहीं दौड़ता। ओम्स लॉ, ओम का नियम, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ओम्स का नियम आपको पता है, पर V = IR तक सीमित नहीं रखना है, स्लोप पढ़ना है, प्रवणता पढ़नी है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखनी होती है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि सरल विद्युत परिपथ, इससे तो क्वेश्चन आते ही है कि भैया करंट बता दो, रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा, यानी कि धारा बता दो, प्रतिरोध बता दो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स को पढ़ना है। हीटिंग, लाइटनिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जब करंट किसी चीज पे फ्लो करेगा तो उसका विद्युत धारा का ताप क्या होगा, ठीक है। प्रकाश और चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, यानी कि देखो ये एक तार है, इसके अंदर से करंट दौड़ गया तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, ये किसने कहा था, ओस्टेड ने कहा था। ये तार है, अगर इस तार के अंदर इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाए, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये गर्म हो जाएगी, ये किसने कहा था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने। समझ रहे हो बातें, तो सारी चीजें इसमें समझनी है। ये एक तार है, इस तार के आसपास ध्यान से समझना, इस तार के आसपास अगर करंट दौड़ा दिया जाए या इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को मैं चेंज कर रहा हूं, परिवर्तित कर रहा हूं, तो इसके अंदर करंट आ जाएगा, इस कॉइल के अंदर करंट आ जाएगा। देखो ये कुंडली है और इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र को बदल रहा हूं तो इसके अंदर करंट आ जाएगा। हालांकि इसको मैंने किसी बैटरी से
नहीं जोड़ा। कैसे? फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नियम, फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इसके अंदर हमने देखना है। तो ये सारी की सारी चीजें यहीं पर अपन लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर के ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन बने हैं कि कैसे आप पावर करेंगे, कैसे आप बिजली का बिल निकालेंगे, कैसे आप किसी घर की पावर निकालेंगे, किसी तार की पावर निकालेंगे, किसी बेसिकली किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की पावर निकालेंगे, पावर निकालनी है, ऊष्मा निकालनी है, हीट निकालनी है, ये सब इसके अंदर अपन देखेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल, प्राथमिक और माध्यमिक। इट्स नॉट कोशिका, ये हिंदी में थोड़ा सा गलत है, सेल है दोस्तों। सेल का मतलब हो गया बैटरी के बारे में, तो यहां पर हम बात करेंगे सेल। सेल होता है ना जो हमारे घरों में जैसे बैटरी, ठीक है, उसके बारे में बात होगी। तो प्राथमिक और माध्यमिक क्या हो गया, बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो गया दोस्तों। प्राइमरी का मतलब जो हम फटाक से यूज करते हैं और फेंक देते हैं, सेकेंडरी जिनको चार्ज किया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल फोन की बैटरी है ना, तो वो चीज हमें देखनी है कि उसके अंदर किस चीज का कैथोड बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहां पर ये सारी चीजें जाननी है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एक्सरे। एक्सरे का उपयोग आपके पास पूछा जाएगा कि एक्सरे कैसे बनाई थी, कौन इसके साइंटिस्ट थे, रॉन्जन ने से ढूंढा था, कितनी इसकी वेवलेंथ होती है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या होती है, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। तो अब हमें यहाँ पे ना छोटे छोटे डिवाइसेस दे रखे हैं कि इनमें से इनकी वर्किंग पता करो, यानी कि इनकी कार्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे सबसे पहला सिंपल पेंडुलम दे रखा, सरल लोलक दे रखा है आपको, है ना, कि भैया अगर यहाँ पर पेंडुलम है तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ होती टाइम होता है 2π√L/g। तो दोस्तों ये तो कहां पे है, ग्रेविटी पे निर्भर कर रहा है। अगर इसी पेंडुलम को चांद पे लेके चले गए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, कि अगर इसी पेंडुलम को चांद पे लेके गए तो इसका टाइम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, बट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है पुली, यानी कि चरखी। पुली पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि यहां पर एक द्रव्यमान लटका हुआ है 2 किलो का, यहां पर एक 4 किलो का द्रव्यमान लटका हुआ है। पूछेगा भाई ये रस्सी ऊपर जा रही होगी, कितने एक्सेलरेशन से जा रही होगी, इसका त्वरण बताओ, इसका त्वरण बताओ, कितने वेग से जा रही होगी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, पर आसान से क्वेश्चन बनते हैं। पर ये बात याद रखना कि पुली से भी क्वेश्चन बनते हैं। लिवर्स, जिसको हम लीवर या हम इसको उत्तोलक भी कहते हैं, उत्तोलक। उत्तोलक लीवर क्या होता है दोस्तों, इस बार लीवर से क्वेश्चन आया था, किसी ने शायद इस पे ध्यान दिया हो ना दिया हो, 2024 एनडीए पे इस पे क्वेश्चन आया था, मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसमें लीवर ही था। मूवमेंट ऑफ फोर्स से क्वेश्चन आया था कि एक रॉड है, उसको ऊपर नीचे फोर्स लग रहे हैं, तो आपसे पूछा था एक्सपी का मान क्या होगा, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। हालांकि वो मैं लेके भी आऊंगा, आपको बताऊंगा अभी। पर लीवर्स बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। 3 तरीके के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और इसके ऊपर पूरी कहानी है, यानी कि मशीन चैप्टर का पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, तो दोस्तों ये एनसीईआरटी ना, जब लीवर्स अपन लोग पढ़ते हैं तो लीवर्स हम पढ़ते हैं 8वीं क्लास में, 7वीं या 8वीं क्लास में। छोटा सा लीवर का कॉन्सेप्ट है, 9वीं में कोई लीवर नहीं है, ठीक है, और 8वीं में भी नहीं है, जहां तक मुझे आइडिया है 7वीं में है एनसीईआरटी में। ठीक है, प्रॉपर बता रहा हूं, स्कूलिंग भी मैं पढ़ाता हूं तो मुझे इसका इतना आइडिया है। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों कि लीवर्स पे हमारे पास एनसीईआरटी पे वो वाला कोर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो लीवर कहां से पढ़ा जाएगा, लीवर पढ़ा जाएगा दोस्तों 10th आईसीएसई की किताब से। तो मैं इसलिए आपको बुक्स भी बता रहा हूं, रेफर भी कर रहा हूं कि अब आप सिलेक्शन लो ही लो, किसी तरीके से लो। लीवर्स पे कोई ध्यान नहीं देता, टेंशन ना लो, तुम्हारा मैक्सवेल भाई एक एक चीज बताएगा तुम्हें, लीवर्स भी इतने बूम करा दूंगा ना तुम्हारे, मतलब मजा आ जाएगा। ठीक है, बस करना क्या है, शिद्दत से पढ़ाई, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। नेक्स्ट है बलून, गुब्बारा। अब आपको पता है गुब्बारा वो वाला गुब्बारा नहीं कि भर दिया और छोड़ दिया, नहीं, हॉट एयर बलून होगा, वो भी तो बलून है कि कैसे वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है, इसलिए वो बलून उड़ रहा है। कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है, इसलिए बैठ रहा है। तो बलून से और कॉन्सेप्ट भी बनेंगे कि भैया जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला क्षेत्र होता है वहां पे कोहरा कम होता है, लेकिन आपने सुना होगा दिल्ली में कोहरा 12 बजे तक नहीं छटता, तो प्लेन्स में कोहरा क्यों ज्यादा होता है, वही कॉन्सेप्ट वहां पर भी लगेगा, हॉट एयर और कोल्ड एयर, या फिर आप कह सकते हो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एयर। नेक्स्ट पंप की बात करेंगे, मोटर किस तरीके से काम करती है। पंप के अंदर बेसिकली क्या होता है, मोटर आ गया हमारे पास, तो मोटर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। और एक पंप हमारे पास वो भी होता है जिससे हम हवा भी भरते हैं, तो उस पंप पे भी बात करेंगे, कैसे प्रेशर डिफरेंस बनता है, क्या दबाव परिवर्तन होता है, वो पंप हम यहाँ पे देखते हैं। हाइड्रोमीटर दोस्तों, हाइड्रोमीटर क्या होगा बेसिकली कि पानी से रिलेटेड बात करेंगे हाइड्रोमीटर को। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर अलग अलग चीजें हैं, तो इन सबके बारे में देखेंगे। हाइड्रो यानी कि प्रेशर बेसिकली चेक करने का काम आएगा, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर, यानी कि प्रेशर कुकर तो अब आपको पता ही है आपके घर में, सर इसको क्या पढ़ना है, अच्छा चावल पतीले में बनाओ और चावल कुकर में बनाओ, कौन जल्दी बनेगा। दाल बढ़िया कहां गलती है, कुकर में या पतीले में, आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, पर क्यों, सवाल यह है प्रेशर कुकर।
अगर सर कुकर में खाना बनाया जाए तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने से क्या सर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है, यानी कि क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इसी के पीछे रीजन आएगा दोस्तों कि पहाड़ों में खाना जो है वो देर में बनता है, जबकि हमारे नॉर्मल जगह प्लेन्स में खाना आसानी से बन जाता है। रीजन क्या है? तो ये सारी चीजें इसके अंदर जाननी है। देखो छोटी छोटी चीजें लग रहा होगा सिर्फ प्रेशर कुकर है, कुकर के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, कुकर से रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी वो देखेंगे। नेक्स्ट है थर्मोस फ्लास्क, हम लोगों के घर में होती है, मिल्टन की बोतल या ऐसे समझ लो कुछ भी। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है? इसके अंदर कांच लगाया जाता है, वैक्यूम कहां पे क्रिएट किया जाएगा, ये थर्मो फ्लास्क के अंदर कंडक्शन कैसे बचाया जाता है, कन्वेक्शन कैसे बचाया जाएगा, रेडिएशन कैसे बचाई जाएगी, यानी कि वही चालन, संवहन और विकिरण के तौर पर हीट बाहर जाने से रुक जाए। अब गर्म चाय रखी है तो देर तक गर्म रहे ना, इसीलिए तो रखी है, तो कैसे गर्म रहेगी? बहुत देर तक, हीट लॉस्ट नहीं होने देगा, बाहर नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जानेगा, वहीं की बात करेंगे। नेक्स्ट है साइफन। साइफन बेसिकली कुछ नहीं होता दोस्तों, आप लोगों के घर में बड़ी टंकी होती है, वो छत में आपने रखी होती है ना, और एक छोटा सा मान लो आरओ है या फिर कोई एक टंकी आपने नीचे रखी है, तो पाइप के दौरान क्या होता है, उस टंकी से पानी यहाँ आ जाता है। तो कैसे आता है? साइफन भी यही होता है कि भैया एक के अंदर पानी भरा पड़ा है और दूसरे के तरफ फ्लो कैसे करना है, साइफन्स के थ्रू हो जाता है। और बाकी जो बेसिक सी चीजें होंगी वो इसमें हम चर्चा करते हैं। तो साइफन्स का मतलब ये होता है। सवाल सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता दोस्तों, सिलेबस अभी आगे और है। देखो सिलेबस आता है ग्रामोफोन के बारे में कि ग्रामोफोन के कौन डिस्कवरर थे, ये काम कैसे करता है, कार्य कैसे करता है। फिर है टेलीग्राफ्स के बारे में कि टेलीग्राफ क्या होता है, और टेलीफोन क्या होता है, टेलीफोन पहला कब यूज हुआ था, टेलीफोन में क्या चीजें थी, किसने इसकी खोज की थी। ये छोटी छोटी सी चीजें इनमें पढ़नी है, इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। हाँ, पर ये जरूर पढ़ लेना रिसीवर क्या होता है, सेंडर के पास क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप भैया जब हम क्या करते हैं, किसी बहुत ज्यादा डेप्थ में देखना होता है या पानी के अंदर हमें देखना होता है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण लगा होता है, कितने एंगल में लगा होता है, सब चीज, ठीक है। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जब दूर की चीजें देखनी है तो टेलीस्कोप के बारे में करेंगे बात। माइक्रोफोन, यानी कि माइक्रोफोन के बारे में बात करेंगे। दूर की चीज का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे हमें चांद वांद कोई ग्रह देखना है उसके बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है मैराइनर कंपास। मैराइनर कंपास यानी कि आप समुद्र में चले गए। अब ये चीजें आपको देने का मतलब क्या? अरे यार थोड़ा नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कल के दिन एनडीए का मतलब आर्मी तो है नहीं, एनडीए का मतलब तो इंडियन नेवल भी है। आप अगर नेवी में चले गए तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कंपास के बारे में। तो यहाँ पे मैराइनर कंपास आपको इसीलिए दिया है कि जब आप समुद्र में चले जाओगे, ठीक है, और बहुत बड़े शिप के बेसिकली क्या होंगे, आप पूरा का पूरा उसको देखते होंगे। जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने देखी होगी, तो एक वो होता है ना कंपास, वो लेके घूम रहा होता है, उसी तरीके से। तो आप जैक स्पैरो बन गए बहुत बड़े, ठीक है, नेवी में, तो फिर क्या करोगे आप, किस तरीके से क्या करोगे, एल्गोरिथम लगाओगे, किस तरीके से कोई लोकेशन फाइंड आउट करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए मैराइनर कंपास के थ्रू। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है, बनता किसका है, ये करता क्या है और क्यों करता है ना। अब सबको पता है कि बिजली, एक घर के ऊपर एक छोटा सा एक वो लगाया रहता है लोहे का टुकड़ा सा, और उस पर बिजली गिरती है और वो सारी की सारी अर्थ में डाल देता है, अर्थ में सप्लाई कर देता है। अर्थ पे ही क्यों करता है, सारी कहानी ये है। और लास्ट में अपने पास चैप्टर आएगा सुरक्षा फ्यूज, यानी कि सेफ्टी फ्यूज। ये वर्क किस पे करते हैं, फ्यूज बनता कैसे है, और इस पे भी क्वेश्चन आता है। फ्यूज के अंदर कितना करंट जाना चाहिए, जिसको हम सेफ लिमिट ऑफ करंट कहते हैं, सुरक्षा लिमिट कहते हैं, सीमा कहते हैं, सुरक्षा सीमा, कि यहां तक करंट दौड़ाओ, यहां तक धारा दौड़ाओ, तो हमारा फ्यूज बोलेगा ठीक है, हमारा घर बढ़िया से काम करता रहेगा। जिस दिन फ्यूज फूका उस दिन लाइट भी चली गई। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको जाननी है, और यहां पर ही हमारा सिलेबस हो जाता है समाप्त। तो दोस्तों ये था एक एनडीए का सिलेबस का, आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरा का पूरा सिलेबस। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूं, कभी आपको लगे कि सर बीच में आ गए थे तो हम कुछ स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको यही सिलेबस पढ़ना है। और दोस्तों आप चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल लें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको यही सिलेबस मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनडीए 2024-25 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके फॉर्म अभी राइट नाउ भरे जा रहे हैं, उसी से मैंने लिया है। तो इस साल एनडीए पार, बस मेहनत करो, शिद्दत करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली दोस्तों कमेंट करें। मिलता हूं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ, वो भी हिंदी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।